हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों के एग्जाम बस आ रही हैं। आई होप आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उसी तैयारी में अपना कंट्रीब्यूशन लेके मैं आया हूँ। AS21 जो कंसोलिडेशन इतना बड़ा चैप्टर है उसको लेके काफी लोग ना परेशान रहते हैं। रिवीजन के टाइम पे एडजस्टमेंट भूल जाते हैं। तो मैंने लगभग सारी एडजस्टमेंट इसी सवाल के अंदर एक एग्जाम्पल के अंदर डाल दी हैं, जिसको हम आज की इस वीडियो में कवर करके चलेंगे। तो आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से पूछी जाती है वो सब इसके अंदर कवर है। आप मुझे इस वीडियो के बाद जरूर बताना क्या ऐसे एग्जाम्पल्स आपको आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन में काम आ रहे हैं या नहीं। इफ यस देन मुझे बताना कि हम और कौन सा टॉपिक पे इस पे बनाकर लेकर आए, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली कि प्रैक्टिकली कैसे लगाना है, जब सवाल आएगा एग्जाम में तो कॉन्सेप्ट को कैसे लगाना है वो भी टाइम टू टाइम रिवाइज हो जाए। तो मैंने क्या करा है, मैंने एक ये बैलेंस शीट बनाई है एच लिमिटेड की और एस लिमिटेड की। कब की? 31 मार्च 2025 की। फिर उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अक्टूबर 2024 की। ये रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख के 1 अप्रैल के हैं। वो थोड़ा पीडीएफ कन्वर्जन में वो चुक गया है। ये 1 अप्रैल 2024 के हैं, ठीक है। फिर उसने डिक्लेयर करा है एक डिविडेंड 10% का, फिर इंटरिम डिविडेंड 11% का, फिर एक और इंटरिम डिविडेंड 12% का। एसेट की वैल्यू जो 10 लाख रुपए की थी कब? 1/4/24 को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, उसको हमने 12 लाख का कर दिया डीओए पे। डीओए बोले तो 1 अक्टूबर पे। फिर एक और एसेट थी 5 लाख की, कब? 1/4 को ही। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% था, उसको हमने डिवैल्यू कर दिया 4 लाख रुपए पे, कब? डीओए पे। तो एक रिवैल्यूएशन गेन की एडजस्टमेंट डाल दी मैंने, एक रिवैल्यूएशन लॉस की भी एडजस्टमेंट डाल दी। फिर उसने एस लिमिटेड जो है प्रोविजन बनाता है डाउटफुल डेट का 5% का, और कोई भी प्रोविजन एच लिमिटेड नहीं बनाता। ये मैंने डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, भाई पेरेंट और सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, तब आप क्या करते हो वो भी पॉइंट डाल दिया। फिर एच लिमिटेड की इन्वेंट्री में इंक्लूड है इन्वेंट्री 220 की, जो एस ने 10% कमा के बेची है। तो यहाँ पे एस ने जो बेचा है माल एच को, वो पॉइंट आ गया। और सिमिलरली एच की इन्वेंट्री में 230 है जो एच ने 15% कमाए हैं, तो यहाँ पे एच ने एस को बेच रखा है। तो दोनों पॉइंट कवर हो गए। फिर बोनस इशू दे रखा है एस लिमिटेड ने, जो बोनस का पॉइंट आता है वो भी कवर हो गया। फिर एक बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल की बात आती है, जिसके अंदर वो डिस्काउंटिंग करा लेता है, वो भी मैंने यहाँ पे डाल के कवर करा दिया है, ठीक। आओ जरा सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो मैंने ये एक नंबर लाइन बना रखी है, पिक्चर बेसिकली, कि भाई क्या पूरे क्वेश्चन की पिक्चर है, ठीक। हम बढ़ते हैं आगे अपना वर्किंग नोट के। भाई हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सब्सिडरी के प्रॉफिट को एनालिसिस करते हैं। तो मैंने बनाया उसका रिजर्व एंड सरप्लस। ओपनिंग रिजर्व मुझे दे रखे थे 5 लाख रुपए के, वो मैंने लिख दिए 5 लाख रुपए के। फिर उसके बाद क्लोजिंग रिजर्व मुझे दे रखे थे 15 लाख रुपए के, वो मैंने लिख दिए 15 लाख के। फिर उसके बाद 31 जुलाई को आपने डिविडेंड दिया था, क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है तो ये किस साल को बिलोंग करता होगा? ये इस साल को बिलोंग करता होगा, क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है ना। अब ये अगर इस साल को बिलोंग करता होगा तो एक बात तो क्लियर है कि ये मेरी अगर डीओए है तो ये मेरा है सारा का सारा प्री पीरियड, और ये मेरा है सारा का सारा पोस्ट पीरियड। और चूंकि मेरा डिविडेंड इस साल आ रहा है तो वो प्री पीरियड के अंदर आ रहा है, तो प्री प्रॉफिट्स में से एडजस्ट होगा। बट इस डिविडेंड की कैलकुलेशन किस पे करोगे? जो, क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है। फाइनल डिविडेंड आप किस पे निकालते हो? फाइनल डिविडेंड आप निकालते हो जिस ईयर का डिविडेंड होता है उसकी क्लोजिंग कैपिटल पे आप फाइनल डिविडेंड निकालते हो। तो ये इस ईयर का डिविडेंड है, इसकी क्लोजिंग कैपिटल पे आपको फाइनल डिविडेंड निकालना है। अब जो आपके पास कैपिटल दे रखी है 10 लाख की, इसके अंदर बोनस इंक्लूड है। एक बार मेरे साथ बोनस कैलकुलेट कर लो। भाई बोनस का अमाउंट होगा, बोनस इज इक्वल टू 10 लाख, 1:4 की रेशियो है, तो ये 5 हो गया इंटू 1, तो 2 लाख रुपए का बोनस हो गया। अच्छा, कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैंने कैसे कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेट एक्स बी द कैपिटल प्री बोनस। वो कैसे? अगर x कैपिटल प्री बोनस है तो x पे आपने 1/4 दिया होगा बोनस, तो टोटल कैपिटल हो गई 10 लाख रुपए की। इससे x की वैल्यू निकालोगे तो 2 लाख आ जाएगी, सॉरी 8 लाख आ जाएगी। और आपका आफ्टर बोनस कैपिटल 10 लाख है, तो बोनस आपका 2 लाख रुपए का आ जाएगा। तो प्री बोनस कैपिटल यहाँ पे कितनी निकल कर आई? मेरी 8 लाख रुपए की निकल कर आई। तो ये 10% का डिविडेंड 8 लाख पे जाएगा, तो मैंने 80,000 लिख दिया। फिर उसके बाद 30 सितंबर को इंटरिम डिविडेंड दिया। इंटरिम डिविडेंड कब से कब तक का है? इंटरिम डिविडेंड 1 अप्रैल से लेके डेट ऑफ डिक्लेरेशन यानी कि 30 सितंबर तक का है। इंटरिम डिविडेंड 11% किस पे कैलकुलेट होगा?
ये 30 सितंबर की कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। क्या इस दिन बोनस आ चुका था? ना जी ना, इस दिन बोनस नहीं आया था। तो अभी भी कैपिटल, इस दिन कैपिटल कितनी होगी? 8 लाख की कैपिटल होगी, उस पे 11% निकालोगे। ये रहा जी 8 लाख का 11%, 88,000 रुपए का इंटरिम डिविडेंड 1। मैं ये सब चीजें यहां क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है नंबर 1, एंड एडजस्ट कर रखा है सब्सिडरी ने, इसकी अकाउंटिंग कर रखी है। अगर वो बोल देता, एक एडजस्टमेंट और भी होती है बोनस की, कि अगर वो बोल देता बोनस सब्सिडरी ने अकाउंट फॉर नहीं कर रखा, तो जो बोनस मैंने यहां डाल रखा है वो आप यहां ना लिखते, वो आप यहां ना लिखते, और अकॉर्डिंगली आपके प्रॉफिट पे उसका इंपैक्ट आ जाता। ठीक, अभी उस पर भी आएंगे कि उसके क्या क्या इंपैक्ट आते। एनीवे, फिर एक बोनस था, अभी मैंने आपको इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी कि अकाउंट फॉर नहीं है, तो मैंने 2 लाख का बोनस भी यहाँ पे ले लिया। फिर आता है इंटरिम डिविडेंड 2, तो बोनस के बाद आता है इंटरिम डिविडेंड 2। ये कब से कब तक का है? ये 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक का है, 9 महीने का है। ये किस पे कैलकुलेट होगा? ये 1 जनवरी की कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। 1 जनवरी से पहले बोनस आ चुका था, तो यानी कि यहाँ पे कैपिटल कितनी थी? यहाँ पे कैपिटल थी 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख का 12%, 1,20,000 रुपए की ये कैपिटल हो, इंटरिम डिविडेंड हो गया। तो ये सभी एडजस्टमेंट्स मैंने डाल दी, तो मेरा अर्नड प्रॉफिट आ गया कितने का? 14,88,000 का। तो मैंने कहा भाई यहां तक के जो मेरे यहां तक के प्रॉफिट्स हैं वो सारे प्री हैं, इसके बाद के प्रॉफिट सारे पोस्ट हैं। तो यहां तो एक तो 5 लाख है, और जो 14,88 का आधा कमाया वो भी यहां पर है। तो मैंने कहा प्री में आएगा ओपनिंग प्रॉफिट, और अर्नड को मैंने 50-50 बांट दिया। क्यों? क्योंकि 14,88,000 जो आपने कमाया वो आधा इधर है और आधा इधर है, तो आधा मैंने प्री में दे दिया और आधा मैंने पोस्ट में बांट दिया। 744 744। फिर आते हैं डिविडेंड पे। भाई डिविडेंड आपने इस साल पे करा, वो इस साल की कैपिटल पे बेस्ड है, तो वो सारा का सारा इधर ही आएगा। ये वाला ईयर भी तो प्री के अंदर है, तो डिविडेंड 1 जो कि है आपका 80,000, वो मैंने प्री से माइनस करा। फिर आते हैं इंटरिम डिविडेंड। ये कब से कब तक है? ये अप्रैल से 30 सितंबर तक है, जो सारा का सारा प्री पीरियड है। तो हेंस इंटरिम डिविडेंड 1 भी मैंने किससे माइनस करा? प्री में से माइनस करा, 88,000। फिर बोनस तो ऑलवेज प्री में से माइनस ही होता है, तो वो मैंने बोनस माइनस कर दिया। फिर आते हैं इंटरिम डिविडेंड 2 पे। ये कब से कब तक है? ये अप्रैल से जनवरी तक है। तो अप्रैल से जनवरी हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने। 9 में से 6 महीने तो इधर है प्री में, 3 महीने किधर है? पोस्ट में। तो ये जो इंटरिम डिविडेंड 2 है, इसको 6:3 की रेशियो में बांटना पड़ेगा। ये मैंने इंटरिम डिविडेंड 2 6:3 की रेशियो में बांट दिया, प्री और पोस्ट के अंदर। और बोनस तो 2 लाख प्री में चला गया, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया? नेट अमाउंट निकल कर आ गया। इन दोनों का टोटल किसके बराबर आएगा? जो सब्सिडरी के रिजर्व एंड सरप्लस आपको गिवन है उसके बराबर आएगा। ठीक, अगर वो कह देता कि बोनस अभी अकाउंट फॉर नहीं करा, तो क्या क्या बदलाव होते? तो ये 10 लाख की कैपिटल 2 लाख 8 लाख की होती। ये 10 लाख की कैपिटल कितने की होती? 8 लाख की होती। और ये 15 लाख रुपए की जगह क्या होता? 13 लाख रुपए होता। तो आप क्या करते? आप जब बनाते, आप ओपनिंग लिखते 5 लाख, यहां पे लिखते 13 लाख, और बोनस यहां से उड़ा देते, और बोनस को यहां से उड़ा देते, आपका नेट प्रॉफिट आ जाता। ये सब एज इट इज चलता, बस यहां पे बोनस ना आता, ये वाला बोनस कट जाता, क्योंकि अभी अकाउंट फॉर नहीं करा ना। ठीक, चलो जी। फिर आते हैं कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कौन क्यों क्या होती है? ये वो एडजस्टमेंट होती हैं जो सब्सिडरी ने नहीं करी हैं, लेकिन कंसोलिडेशन की वजह से करी जानी पड़ रही हैं। जैसे वन ऑफ द एडजस्टमेंट इज बोनस। अगर वो कह देता कि बोनस सब्सिडरी ने अकाउंट फॉर नहीं करा, तो वो यहां ना आके यहां आता, और जैसे ही आप उस बोनस को यहां से माइनस करते प्री प्रॉफिट्स में, तो आप अपनी कैपिटल भी मन ही मन 10 लाख लेके चलते। 8 लाख प्लस 2 लाख एंड 10 लाख की कैपिटल को ही आप अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी में एडजस्ट करते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट पहली है रिवैल्यूएशन गेन की, जिसमें 10 लाख की मशीनरी थी, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा के 9.5 लाख की हो गई, उसकी फेयर वैल्यू 12 लाख कर दी, तो रिवैल्यूएशन गेन आ गया 2.5 लाख रुपए का। अब ये 2.5 लाख के रिवैल्यूएशन गेन की वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगेगा, मैंने वो भी निकाला। मैंने कहा 12 लाख की मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगेगा, तो 60,000 का लगेगा। 10 लाख की मशीन पे 50,000 का लगता था, एडिशनल कितना लग रहा है? 10,000 का डेप्रिसिएशन एडिशनल लग रहा है। फिर एक और एसेट थी 5 लाख रुपए की,
उस पे 15% का डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए काट के उसकी वैल्यू आ रही थी 4,62,500 की, उसको हम रीवैल्यू कर रहे थे 4 लाख पे, तो 62,500 का मुझे रीवैल्यूएशन लॉस हो रहा था, तो वो मैंने माइनस कर दिया प्री से। ये सब मैं प्री से माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सब डेट ऑफ एक्विजिशन पे हो रहा है, ये यहां पर हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक सब क्या है, प्री है, तो इसलिए मैं ये सब प्री से माइनस कर रहा हूं। फिर मैंने कहा क्योंकि रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो सेविंग इन डेप्रिसिएशन भी तो होगा, तो 4 लाख की मशीन पे 15% का एसेट पे 15% का डेप्रिसिएशन आधे महीने के लिए, आधा महीना कौन सॉरी आधा साल कौन सा है, ये वाला पीरियड, ये वाला पीरियड है आधा साल, यानी कि पोस्ट पीरियड। पोस्ट पीरियड पे डेप्रिसिएशन लगता 30,000 रुपए का, अब जो लगेगा रीवैल्यूड पे 5 लाख पे एग्जिस्टिंग पे लग रहा था 37,500 का, तो 7500 रुपए का सेविंग इन डेप्रिसिएशन आ गया। फिर उसके बाद उसने कहा था कि भाई एस लिमिटेड जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिस वो बनाता है डाउटफुल डेट, लेकिन एच लिमिटेड नहीं बनाता। उसके डेटर्स कितने के आ रहे हैं, उसके डेटर आ रहे हैं 4,75,000 के, इनके अंदर प्रोविजन बना हुआ है, यानी कि ये 95% पे हैं, 5% माइनस करके हैं, तो मैंने कहा 4,75 95% पे हैं, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, वो निकल कर आई 25,000। तो मैंने प्री और पोस्ट में बांट दिया, क्योंकि पूरे साल का प्रॉफिट है ना, तो मैंने प्री और पोस्ट में बांट दिया। फिर उसके बाद एस लिमिटेड ने भी कुछ माल बेच रखा था एच लिमिटेड को, ये वाली एडजस्टमेंट तो एस लिमिटेड के प्रॉफिट्स में ही आती है। क्यों आती है, क्योंकि जब एस लिमिटेड माल बेच रहा है एस लिमिटेड को, तो प्रॉफिट कौन कमा रहा है, एस लिमिटेड कमा रहा है। अगर प्रॉफिट एस लिमिटेड कमा रहा है, तो जब आप एनालिसिस कर रहे हो एस लिमिटेड के प्रॉफिट का, तो आप उसी में तो उसको एडजस्ट करोगे। हेंस जो भी उसने प्रॉफिट कमाया 2,20,000 का 110 इंटू 10 20,000, वो भी मैंने हटा दिया एस लिमिटेड के प्रॉफिट्स में से, तो मेरे निकल कर आ गए नेट अमाउंट से निकल कर आ गए। इसको मैंने बांट दिया एच और माइनॉरिटी में। होल्डिंग रेशियो की बात कर लेते हैं, जब बोनस भी दे रखा हो, तो भाई देखो उसने कितने शेयर खरीद रखे हैं, उसने शेयर खरीद रखे हैं 72,000। आपने अगर ऐसा कर दिया कि 72,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख इंटू 100, और आपने निकाल दिया 72%, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस अमाउंट के अंदर बोनस शामिल नहीं है। उसने जब शेयर खरीदे थे अक्टूबर 24 में खरीदे थे, तब तक बोनस नहीं आया था, बोनस जनवरी के अंदर आया था। तो या तो 72 में बोनस जोड़ो, या फिर इस 1 लाख में जिसके अंदर बोनस इंक्लूडेड है उसको हटा दो। तो अगर आप 1 लाख से बोनस हटाते हो तो वो आता है 8,80,000, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100 करते हो तो आ जाएगा 90%। मैंने कहा दूसरा ऑप्शन 72 में बोनस जोड़ो, 72,000 में बोनस जोड़ोगे 1:4, हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर, 18,000 शेयर मिलेंगे, प्लस 72,000, तो 90,000 शेयर हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 करोगे तो भी आ जाएगा आपका 90%। तो दिस इज द करेक्ट वे। तो बोनस के अंदर यहाँ पे काफी बार मिस्टेक होती है, उसका अपन को ध्यान रखना है। तो मैंने कहा ये एच लिमिटेड आ गया, ये माइनॉरिटी आ गया, और ये उसकी वैल्यूज आ गई। फिर मैंने कहा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, अगला स्टेप आपका होता है कैलकुलेट करने का। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आप कैसे निकालते हो, आप कहते हो इन्वेस्टमेंट में आ गया 15 लाख, उसमें से मैंने माइनस कर दिए शेयर कैपिटल के 9 लाख, क्योंकि 10 लाख की कैपिटल का 90%। फिर उसके बाद प्री प्रॉफिट्स कितने थे, 896,400 के प्री प्रॉफिट्स थे। मैंने यहाँ पे वो वाली एडजस्टमेंट नहीं डाल रखी है जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी गलत अकाउंटिंग करती है। अगर वो भी होती तो आप क्या करते, आप कहते कि भाई उसने सारे डिविडेंड को प्री उसके अंदर डाल रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल रखा है, तो जितने भी आपके प्री डिविडेंड्स हैं ये तीनों, इन तीनों का टोटल 80,000 प्लस 88,000 प्लस 80,000, इसका 90%, 2,23,200, तो 2,23,200 आप यहां से माइनस कर देते एज एन एडजस्टमेंट, और यही सेम अमाउंट आप कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से भी माइनस कर देते, कितने का, 2,23,200, 2,23,200 आप यहां से भी माइनस कर देते, और 2,23,200 आप यहां से भी माइनस कर देते, अगर ये एडजस्टमेंट दे रखी होती तो। बट नहीं दे रखी तो अभी अपन ने ट्रीट नहीं करी, बट क्योंकि हम सारी एडजस्टमेंट देख रहे हैं तो मैं आपको इसलिए बता करके चल रहा हूं कि क्या क्या होता। फिर उसके बाद आते हैं माइनॉरिटी की बात कर लेते हैं। तो माइनॉरिटी में बैलेंस कैपिटल आ गई 1 लाख की, प्री प्रॉफिट्स आ गए और पोस्ट प्रॉफिट्स आ गए। ये मैंने अमाउंट कैसे निकाल रखा है, सिंपल, इसको 90 से इसको 10 से मल्टीप्लाई करके निकाल रखा है, इसको 90 से और इसको 10 से मल्टीप्लाई करके निकाल रखा है। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर लेते हैं।
एच लिमिटेड के पास आया 18 लाख रुपए, जो उसके पास था बैलेंस शीट के अंदर 18 लाख रुपए। फिर उसके बाद पोस्ट प्रॉफिट कितना आया, 6,24,600, ये गलत लिख रखा है क्या, 6,94,000 का 90%, हाँ 6,24,600 है, ये मैंने गलत लिख रखा है, 6,24,600। ठीक, तो 6,24,600 का मैंने पोस्ट प्रॉफिट डाला। फिर एक होल्डिंग ने भी बेच रखे थे सब्सिडरी को, तो प्रॉफिट किसने कमाया होगा, होल्डिंग ने। ये किसका है, कंसोलिडेटेड रिजर्व, ये होल्डिंग का ही तो है। तो इसमें से होल्डिंग ने जो प्रॉफिट कमाया वो माइनस करोगे, 15% कमाया था तो 30,000 वो माइनस कर दिए। तो जिसने प्रॉफिट कमाया है उसके रिजर्व में से माइनस होगा। अगर सब्सिडरी ने बेचा है तो सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया है तो हेंस सब्सिडरी के प्रॉफिट से माइनस होगा। अगर होल्डिंग ने बेचा है तो होल्डिंग ने प्रॉफिट कमाया है, हेंस होल्डिंग के प्रॉफिट में से माइनस होगा। अच्छा, एक डिस्कशन हमारा चल रहा था यदि बोनस नहीं होता तो क्या क्या होता। तो मैंने आपको कहा कि फिर ये कैपिटल आपको 8 लाख दी होती और ये रिजर्व आपको 13 लाख के दिए होते। आप क्या करते, आप यहां पर लिखते 5 लाख, यहां पे लिखते 13 लाख और बोनस को यहां से उड़ा देते। आपका जो भी नेट प्रॉफिट आता आप उसको इक्वल रेशियो में बांट देते, 5 लाख एज इट इज रहता। यहाँ पे ये सब चीजें एज इट इज रहती, बोनस को छोड़ के। बोनस ना आता, आपका नेट प्रॉफिट ये आ जाता। फिर आप इसके अंदर कंसोल एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट ऐड करते हैं बोनस की, और यहाँ पे 2 लाख रुपए का बोनस और माइनस कर देते। जैसे ही आप 2 लाख रुपए का बोनस माइनस करते, ये सब चीजें सेम रहती, ये सब चीजें सेम रहती, क्योंकि आपने ऊपर 2 लाख रुपए का बोनस माइनस कर दिया, उसका सेकंड इफेक्ट आपने यहां डाल दिया 9 लाख में। ठीक, तो आपका ये सब चीजें सेम रहती। तो अगर बोनस उसने कहा है कि अकाउंट फॉर नहीं हुआ तो आपको क्या क्या करना है, आपको कंसोल एडजस्टमेंट में से माइनस करना है, और यहां पर नहीं लिखना है, एंड और यहां पर भी नहीं लिखना है, कंसोल एडजस्टमेंट में माइनस करना है। चलो जी। अच्छा सर, आप एक चेक बताते थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, वो भी तो चेक करवाओ। हाँ आ जाओ, चलो माइनॉरिटी का चेक भी याद करा देते हैं। तो मैं आपको कहता था कि नेट एसेट ले लो जिस दिन का आपको कंसोलिडेशन करना है। तो ये मार्च 25 की नेट एसेट क्या होगी, 10 लाख और 15 लाख 25 लाख। सब्सिडरी की नेट एसेट हो गई 25 लाख रुपए की। फिर इसके अंदर सभी कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट एडजस्ट करो। भाई कौन कौन सी हैं, 2.5 लाख का गेन है, 62,500 का लॉस है, 12,500 का गेन है। लो जी, प्लस 2.5 लाख का गेन है, 62,500 का लॉस था, 62,500 का लॉस है, और प्लस 12,500 का गेन है। और कौन कौन सी हैं, और है 10,000 का लॉस है, 7,500 का गेन, 12,500 का गेन और 20,000 का लॉस। फिर 10,000 का एक लॉस है, 7,500 का गेन है, 12,500 का गेन है, और 20,000 का लॉस है। बताओ जी, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 25 लाख प्लस 2.5 लाख माइनस 62,500 प्लस 12,500 माइनस 10,000 प्लस 7,500 प्लस 12,500 माइनस 20,000, 26,90,000। इस पे लगा दो अपना माइनॉरिटी परसेंटेज, वो आ गया 2,69,000। यही आपकी माइनॉरिटी आनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये चेक आपका फिट बैठ गया, इसका मतलब आपने ऊपर सारी कैलकुलेशन भी सही करी है, सारी चीजें भी एडजस्टमेंट सही करी है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम 90-10 मल्टीप्लाई करने में कुछ गलत फिगर लिख देते हैं, तो इसलिए ये चेक बता रखा है कि यहाँ पे आके चेक कर लो कि भाई ऊपर तक की कैलकुलेशन सही है, ताकि बैलेंस शीट क्लीन बने। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इक्विटी कैपिटल तो एच लिमिटेड की एज इट इज आ गई। रिजर्व एंड सरप्लस आपने निकाले 23,94,600, इसमें जोड़ दिया कैपिटल रिजर्व 2,96,400, तो ये आपका आ गया टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने निकाली 2,69,000, आपने माइनॉरिटी लिख दी 2,69,000। लाइबिलिटी दोनों की जोड़ी और 50,000 ही एडजस्ट करे। क्यों 50,000 एडजस्ट करे, क्योंकि सब्सिडरी के पास तो आ रहे हैं बिल्स पेबल, सब्सिडरी के पास आ रहे हैं, कहाँ गया वो पॉइंट, ये रहा भाई, ये रहा होल्डिंग और ये रही सब्सिडरी। सब्सिडरी के पास आ रहे हैं बिल्स पेबल कितने के, 2 लाख रुपए के, लेकिन इसके पास बिल्स रिसीवेबल कितने के आ रहे हैं, सिर्फ 50,000 के आ रहे हैं। तो 50 से 50 ही तो काटोगे, ठीक है, 50 से 50 ही तो काटोगे। और एक और लॉजिकल चीज बताऊं, जब आप इसको कंसोल करोगे, अच्छा यहाँ पे कितने बिल्स पेबल रह गए, 1.5 लाख के, तो जब आप कंसोल करोगे एज अ ग्रुप दिखाओगे, ए प्लस बी, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी दिखाओगे, तो आपके बिल्स पेबल कितने के दिखेंगे, 1.5 लाख के दिखेंगे। ये वही बिल्स पेबल हैं जो आपने बैंक को देने हैं, क्योंकि आपने बैंक से डिस्काउंट करा रखे हैं ना। अगर बैंक का वो डिफॉल्ट हो जाता है तो आपको देना पड़ता है।
तो ये वही बिल्स पेबल है जो आपने थर्ड पार्टी को पेबल करने हैं। ठीक, चलो एनीवे तो आप क्या काटोगे, आप 50 हजार काट दोगे। तो भाई 50,000 मैंने लाइबिलिटी से उड़ा दिए और 50,000 ही मैंने बिल्स रिसीवेबल से भी उड़ा दिए। भाई देखो, बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल एक कैटेगरी में डालना जब बैलेंस शीट बनाओ, क्योंकि मेरे को आपको समझाना है तो मैंने इसलिए अलग अलग रख रखा है। ठीक, फिर उसके बाद मैंने पीपी दोनों की लिखी, एच की और एस की। 2.5 लाख का गेन जोड़ा, 10,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन हटाया एंड 62,500 का रिवैल्यूएशन लॉस हटाया और 7,500 रुपए का एडिशनल डेप्रिसिएशन एडजस्ट करा, तो मेरी पीपी की वैल्यू आ गई। ट्रेड रिसीवेबल एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, और ये वो है एस लिमिटेड का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8 लाख रुपए का आ गया। बिल रिसीवेबल में से 50 माइनस कर दिए। इन्वेंट्री दोनों की जोड़ी और 20 और 30 दो अनस्टॉक के रिजर्व थे। 30,000 का पेरेंट का था और 20,000 का सब्सिडरी का था, दोनों को जोड़ा 50,000, वो माइनस कर दिया, मेरी बैलेंस शीट भी मैच हो गई। तो दीज आर द मोस्ट एडजस्टमेंट जो आपसे कंसोलिडेशन में पूछी जाती हैं। आई होप इससे आपको बेनिफिट मिलेगा एंड आपका कंसोलिडेशन जल्दी से रिवाइज हो जाएगा एडजस्टमेंट्स के साथ। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में आपके साथ। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।